नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम से मुलाकात पर बोले सीएम शिवराज, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार। दवाई फैक्ट्री गजमार्ग फार्म पर कार्यवाही, कई विभागों ने की संयुक्त कार्यवाही। खजराना गणेश को पहनाए ऊनी वस्त्र, इंदौर कारीगरों ने बनाया वस्त्रों को आकर्षित। तिहरी हत्याकांड का पर्दाफाश, 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। उपचुनाव में मिली जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने मुलाकात की जानकारी दी और कहा कि मध्य प्रदेश के विकास और जन कल्याण के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने पीएम मोदी को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की पूरी पुस्तिका सौंपी है तथा टाइमलाइन तय करके मैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहा हूं। में विजय के पश्चात पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था। मध्य प्रदेश के विकास के बारे में, जन कल्याण के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कोविड की स्थिति के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की और वैक्सीनेशन की जो तैयारी चल रही है उसमें कैसे वैक्सीनेशन होना चाहिए, अनेकों प्रकार के विचार मेरे दिमाग में भी थे, हमने शेयर किए। जैसे कि जन जागरण अभियान ये भी चले कि बुजुर्ग या जो बीमार हैं या जिनको एक से ज़्यादा बीमारी है या हमारे जो हेल्थ वर्कर है उनके साथ साथ पुलिस, रेवेन्यू और बाकी भी अमला जो इस काम में लगे रहते हैं उनको तो टीका लगे, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं विशेषकर यूथ, युवा, एक अभियान ये चले कि वो खुद स्वेच्छा से कहे कि हमें टीका भी नहीं लगाया जाए, बाद में लगाया जाए। जैसे गैस की सब्सिडी छोड़ी थी वैसे हम बाद में टीका लगवाने को तैयार हैं। वैसे ही जहाँ भौगोलिक दृष्टि से संक्रमण ज़्यादा है उन इलाकों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि कोविड एक जैसा नहीं है, ना देश में ना हमारे प्रदेश में। कुछ जिलों में बिल्कुल नहीं है, कुछ जिलों में बहुत है। जहाँ ज़्यादा है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और अगर कोई कंपनी वैक्सीन बनाती है और पेटेंट करा लेती है तो हमने ये सुझाव भी दिया कि अनिवार्य लाइसेंसिंग की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि हमें काफ़ी वैक्सीन के डोजेज चाहिए। एक कंपनी अगर ना बना सके तो दूसरी कंपनी को उसी फार्मूले को बनाने का काम किया जा सके। ऐसे अनेकों बिंदुओं पर वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। फिर मध्य प्रदेश में जो वित्तीय स्थिति है, रेवेन्यू कम आया है, केंद्र से आने वाला रेवेन्यू भी कम हुआ है, तो वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करें। मैंने आग्रह किया कि कम से कम 1% और जीडीपी का, टोटल जीडीपी का अगर लोन लेने की इजाज़त मिल जाए, क्योंकि रेवेन्यू केंद्र के पास भी उतना भी नहीं है और राज्य के पास भी उतना नहीं है, उस पर भी चर्चा हुई। मैंने आग्रह किया। मध्य प्रदेश में जो अतिवृष्टि और कीट व्याधि के कारण फसलों को नुकसान हुआ उस पर भी चर्चा करके मैंने मध्य प्रदेश को और सहायता दी जाए, इसका आग्रह किया। जो केंद्र की योजनाएं हैं वो जैसी चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना हो, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, उसका उपयोग हो, एफपीओज बनाना हो, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का सशक्तिकरण हो, उसमें काफ़ी अच्छा काम चौतरफा मध्य प्रदेश में चल रहा है। उसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। ऐसे अनेकों मुद्दे थे डेवलपमेंट के, प्रदेश के विकास के, जनता के कल्याण के,
जिनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कुछ चिट्ठियां भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दी। आगर रोड उद्योगपुरी में संचालित दवाई फैक्ट्री गजमार्ग फर्म पर एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी के साथ में ड्रग विभाग, आयुर्वेदिक विभाग व खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने दबिश दी। बता दें, अधिकारियों ने क्वालिटी पर भी संदेह जताया है। यहां से 12 सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा। मौके पर साफ सफाई का अभाव भी पाया गया है। इसको लेकर भी संचालक को नोटिस जारी किया जाएगा। मावा और मिर्च फैक्ट्री के बाद यह लगातार तीसरी बड़ी कार्रवाई है। बता दें, यहां जेनेटिक और लाइकोपिन जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम से प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे थे। इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाइयां भी बनाई जा रही थी। जांच में अधिकारियों ने पाया कि ब्रांडेड कंपनियों के साथ में फैक्ट्री संचालक का अनुबंध या कोई दस्तावेज नहीं पाया गया है। देखिए, जो विभिन्न माफियाओं के खिलाफ जो अभी कार्रवाई चल रही है, उसमें हम लोग आज ये गजमार्ग एक कंपनी है जो दवाइयों का निर्माण करती है। ये आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण भी करती है और साथ में जो फूड सप्लीमेंट होते हैं, प्रोटीन वगैरह, उसका भी इसके द्वारा निर्माण किया जाता है। यहाँ हम लोग आज एसडीएम साहब और ड्रग इंस्पेक्टर, फूड एंड जो एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट और साथ में आयुर्वेदिक जो आयुष अधिकारी है उनके साथ में आए हैं। और यहाँ पे हमें कुछ प्रथम दृष्टया काफ़ी सारी अनियमितताएँ दिखी है, जिसमें इन्होंने जो दूसरी कंपनियां हैं उसकी दवाइयाँ यहाँ पे पैकिंग भी कर रहे हैं और उसको बना भी रहे हैं, लेकिन उन जो बड़ी दवाइयाँ कंपनी हैं उनकी कोई इनके पास में ऑर्डर नहीं है या कोई लिखित परमिशन वगैरह नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे भी यहाँ पे केमिकल जैसे आइसोप्रोपाइल वगैरह भी यहाँ पे हमें मिला है, जिसका लाइसेंस इनके पास अभी प्रथम दृष्टया पाया नहीं गया है। तो इस तरह से बहुत सारी इनकी अनियमितताएँ हैं, जिसकी जांच अभी संबंधित दलों के द्वारा की जा रही है और इस संबंध में विस्तृत जानकारी आपको सर, यहाँ की जो वर्किंग कंडीशन देख रहे हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, काफ़ी गंदा है और इस प्रकार की दवा बनने की जगह होना चाहिए था। देखिए, जो मेडिकल जो दवाइयाँ होती है वो काफ़ी संवेदनशील प्रश्न होता है और काफ़ी संवेदनशील दवाइयाँ होती है, तो उसको बिल्कुल एकदम स्वच्छ वातावरण में बनाना चाहिए। यहाँ पे कुछ इस तरह की गंदगी वगैरह भी इसमें मिली है, जो हम उसको लिखबद्ध कर रहे हैं और इस बाबत हम विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करके फिर आपको सूचित करेंगे। सर, सैनिटाइजर बनाने का सामान भी यहाँ भारी मात्रा में मिला। जैसे मैंने बताया आपको, आइसोप्रोपाइल वगैरह जो है वो वही उसी का उल्लेख है। ऊपर हम लोगों ने देखा भी है, कुछ डम्प्स वगैरह हैं। अब उसकी जांच कराएंगे, सैम्पलिंग जैसा मैंने आपसे अनुरोध किया है कि सैम्पलिंग वगैरह कर रहे हैं और फिर हम। सर, कितनी घातक है दवाइयाँ जिनका लोग सेवन कर रहे थे? देखिए, घातक कितनी है इसको तो हम टेस्टिंग के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन अगर खराब परिस्थिति में बन रही है या अनियमित प्रकृति से बन रही है या अनियमित प्रक्रियाओं से बन रही है, तो वो अपने आप में एक अनियमितता है, एक बड़ा अपराध है और जो भी हम जैसा हमने बताया कार्रवाई करेंगे। सर, कितने का माल होगा लगभग अगर मोटा मोटा देखा जाए तो? जो हमारी बातचीत हुई है तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए रोज का इनका जो टर्नओवर है ऐसा बता रहे हैं ये लोग। फिर आगे जांच की। रतलाम में हुई तिहरी हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस को 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। कस्तूरबा नगर में कुछ दिन पहले हुई महिला की हत्या के खुलासे के साथ रतलाम में एक हफ्ते पहले औद्योगिक थाना क्षेत्र के राजीव नगर में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वारदात को गुजरात के दाहोद जिले के ग्राम खरेड़ी डुंगरी के रहने वाले मास्टरमाइंड आरोपी दिलीप देवले ने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया था। इससे पहले मुख्य आरोपी दिलीप 5 माह पहले भी रतलाम के कस्तूरबा नगर में डॉक्टर प्रेम कुंवर सिसोदिया की भी अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या कर चुका है। दोनों वारदात लूट के उद्देश्य से की गई थी। दोनों मामलों में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी दिलीप पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। बता दें, हत्या के मुख्य आरोपी दिलीप पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। जो विशाला सोलंकी हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ है कि उनका एक भाई गोविंद सोलंकी जी के यहाँ किराए पर रहता था। फिर पिछले 2-3 महीने पहले उसने वहाँ से किराए से खाली कर दिया। इस कारण विशाला सोलंकी का इस घर में आना जाना था भाई के कारण। और विशाला सोलंकी का जो बेटा है, सुमित करके नाम है उसका भी,
उसके यहाँ गोविंद सोलंकी जो मृतक है ये हेयर कटिंग के लिए जाया करते थे, क्योंकि वो सैलून पे काम करते थे, तो इनका उस घर में भी आना जाना था। वहीं से दिलीप की भी इनसे जान पहचान हुई और ये तथ्य भी सामने आया है कि लॉकडाउन के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब दिलीप देवल गोविंद जी के यहाँ जाकर इसने हेयर कटिंग कराया। उस दौरान भी, जाने के दौरान भी इसने पूरा रेकी किया, घर की परिस्थितियों को देखा, कब किसका आना जाना है, कौन क्या है कैसा, इस चीज़ की जानकारी इसने एकत्रित कर ली। फिर घटना दिनांक से कुछ दिन पहले इसे इस बात की जानकारी लगी कि इनके यहाँ कोई प्रॉपर्टी बिकी है जहाँ से पैसा भी आया होगा। ये फैक्ट शायद पूरे मोहल्ले को ही पता था कि इन्होंने कोई प्रॉपर्टी अपनी सैलाना के पास में बेची है, तो इसको पता था कि वहाँ से हो सकता है कुछ पैसा आया हो। फिर इन लोगों ने अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया और 23 तारीख से ही, मतलब घटना 25/11 की है, तो 23 तारीख को ही इसने प्लानिंग के तहत अपना जो किराए का मकान था वो खाली किया, अपने पूरी आइडेंटिटी चेंज की, अपने मोबाइल आदि सब चीज़ों को चेंज कर दिया। और उसके बाद अपने 3 अन्य साथी, जिसमें मुख्यतः प्रमुख है बॉबी उर्फ अनुराग, और तीसरा साथी है इसका लाला भाभर। लाला भाभर जो है वो दाहोद का ही रहने वाला है। और चौथा है गोलू उर्फ गौरव बिलवाल। ये गोलू और लाला ये आपस में रिलेटिव हैं, दाहोद के रहने वाले हैं। इन लोगों ने फिर 25 तारीख का डेट इसलिए चूज़ किया क्योंकि उस दिन देव उठने 11 से रहता है, तो उनका कहना है कि भाई उस दिन फायरिंग होती तो लोगों को जानकारी इस बात की कम लग पाती। इसको देखते हुए इन लोगों ने पहले भी रेकी किया, घटना दिनांक को भी इन लोगों ने 7:30-8 के बीच में पहले पूरे रूट का रेकी किया। फिर प्लानिंग के तहत ये लोग 2 बाइक से गए। घटना स्थल से लगभग 500 मीटर दूर पानी की टंकी के पास में इन्होंने अपनी गाड़ी को खड़ा किया। वहाँ पर जो इनका साथी गोलू उर्फ गौरव बिलवाल है वो गाड़ी की निगरानी रखने के लिए छोड़ा गया, और ये भी था कि गाड़ी चालू रखेगा, जैसे ही कोई घटना को अंजाम देके आएंगे तो भागने में मदद करेगा। इनका कहना है कि जैसे ही ये लोग लूट करके निकलने वाले थे, इतने में ही गोविंद सोलंकी आ गए। क्योंकि गोविंद सोलंकी इसको पहचानता था दिलीप को, इसलिए दिलीप का कहना था कि इसको मारना जरूरी है वरना पहचान हो जाएगी। फिर इन लोगों ने घर में ही छिप के वेट किया। जब अपनी साइकिल पार्क की उसके बाद ये ऊपर चढ़े, फिर आते ही इनको गोली मारा सिर में, और फिर उसके बाद तीनों वहाँ से भाग निकले। इस स्टेज तक पहुँच पाई है। तो दोनों ही घटनाक्रम को देखा जाए तो इसमें मुख्य मास्टरमाइंड दिलीप देवल है, वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा जो 5 अन्य साथी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें हम लोग आज उसका फोटोग्राफ भी जारी कर रहे हैं ताकि ये चीज़ जनता तक भी पहुँचे और जनता भी इससे सतर्क रहे, और जहाँ भी ये व्यक्ति छिपा हो उसकी जानकारी दें। इसमें हम लोग मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी कर रहे हैं, जिसमें कोई भी फ़ोन करके सूचित कर सकता है हम लोगों को, और जो भी जानकारी देगा उसको 30,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। हर बार की तरह इस साल भी ठंड की शुरुआत होते ही भगवान गणेश को ऊनी कपड़े पहना दिए गए हैं। बता दें, रात भर भगवान गणेश ऊनी कपड़े में रहते हैं। खजराना मंदिर के मुख्य पुजारी अशोक भट्ट ने बताया कि भगवान को रात्रिकालीन आरती के बाद ऊनी कपड़े पहनाए जाते हैं और प्रातःकाल की आरती के बाद उतार दिए जाते हैं। पुजारी के मुताबिक पोशाक हिमाचल प्रदेश से मंगाई जाती है, जिसके बाद इंदौर के कारीगर उसे आकर्षित बनाने के लिए रत्नों से साज सज्जा करते हैं। एक पोशाक की कीमत लगभग 5 से 7 हजार पड़ती है, जिसके लिए भक्त पहले से ही बुकिंग करा लेते हैं। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज खजराना को प्रतिवर्ष शीतकाल के मौसम में ऊनी वस्त्र धारण कराए जाते हैं। इस वर्ष भी भगवान श्री गणेश जी महाराज को ऊनी वस्त्र धारण कराए गए हैं और आज से भगवान को यह ऊनी वस्त्र शीतकाल में पहनाए गए हैं। सुबह शाम पहनाने का क्या? रात्रि आरती के बाद में भगवान को ये ऊनी वस्त्र धारण कराए जाएंगे और सुबह 6 बजे जब अभिषेक श्रृंगार होगा तब वापस फिर निकल जाएंगे। किस तरह बनवाई जाती है भगवान की ड्रेस? ये हिमाचल प्रदेश से जो कंबल या ऊनी जो कपड़े आते हैं वो लेते हैं और फिर यहाँ जो कारीगर है मंदिर की जो गणेश जी की पोशाक वगैरह बनाते हैं उनको ये देते हैं, तो वो फिर इनके वस्त्र बना देते हैं भगवान के लिए। पुजारी अशोक भट्ट, गणेश मंदिर प्रबंध समिति खजराना। जय गणेश। कलेक्टर के आदेश पर खाचरो तहसीलदार मधुनायक के साथ कार्रवाई करने 2 पुलिस जवान पहुंचे थे, जिन्होंने जावरा नागदा बाईपास रोड लोकेडिया गांव के समीप से बोल्डर से भरा डंपर पकड़ा। तहसीलदार मधुनायक के आदेश अनुसार दोनों जवान मुकेश गोयल और चितरंजन डंपर में बैठकर उसे थाने ले आ रहे थे। तभी ड्राइवर ने घाटी पर चालाकी से ब्रेक फेल होने का बहाना बनाकर डंपर रिवर्स को पलटने का प्रयास किया। पुलिस जवान ने शंका होने पर डंपर से छलांग लगा दी, जिसमें चितरंजन को गंभीर चोट आई है। वहीं डंपर ड्राइवर कूदकर मौके से फरार हो गया। घायल पुलिस जवान को नागदा के
जनसेवा हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया है। मैडम के साथ में गए थे, फिर से डंपर को जब्त करके ला रहे थे, तो चढ़ाव पे ले जाके उसने ड्राइवर ने बंद कर दिया जी। तो बोले ब्रेक नहीं लग रही, रिवर्स में वो डंपर पीछे खाई थी, 2 जने थे हम, तो खाई में वो तो पलटाने वाला था एकदम से ड्राइवर, पीछे ट्रक डंपर रिवर्स में जाने लगा स्पीड से, पीछे खाई थी, कूद गए फिर साइड से। आप खुद 2 जने थे, दोनों। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।